हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बिजनेस लॉ में यूनिट 1 स्टार्ट किया था। उसमें हमने थोड़ी सी डिस्कस की थी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आज हम दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ओके, कल हमने जितना देखा था, डिस्कस किया था, जो भी उसका हम थोड़ा सा आज रिवाइंड कर लेते हैं। ओके, हमने मीनिंग समझाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। ओके, एग्रीमेंट का मतलब क्या है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। ओके, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक प्रपोजल रखती है और वो दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर ले तो इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हो जाता है। ओके, और एग्रीमेंट में हमने 3 टाइप्स के एग्रीमेंट देखे। ओके, फर्स्ट जो था सोशल एग्रीमेंट। ओके, फिर था डोमेस्टिक एग्रीमेंट एंड थर्ड वाला कॉमर्शियल एग्रीमेंट। ओके, नाउ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला क्या है? एग्रीमेंट प्लस enforceable by law। ओके, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो वो एक्ट करने के लिए या फिर वो एक्ट ना करने के लिए पार्टी को लॉ के अनुसार मजबूर कर दे तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। ओके, हमने एक एग्जांपल भी लिया है कल एक्स और वाई का। ओके, एक्स और वाई वाला हमने एग्जांपल लिया था एक्स एंड वाई। एक्स जो है वाई के सामने प्रपोजल रखता है कि मुझे एक कार बेचनी है और वो कार 4 लाख रुपीस में मुझे बेचनी है। ओके, अब दोनों के बीच एक कॉमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट बन जाता है। ओके, कॉमर्शियल नेचर का मीन्स कि दोनों का इंटेंशन, ओके, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप और दोनों में कंसीडरेशन भी है। कंसीडरेशन का मतलब भी हमने देखा था समथिंग रिटर्न इन समथिंग। ओके, एक्स जो है वाई को कार देता है और वाई उसके बदले में उसको 4 लाख रुपीस देंगे। ओके, तो ये जो एग्रीमेंट है वो क्या है? कॉमर्शियल एग्रीमेंट एंड कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और अगर वाई, हमने एक एग्जांपल और लिया था, वाई denies to purchase a car। ओके, वाई denies to purchase a car। मान लो कि वाई कार लेने से मना कर देता है तो एक्स कैन sue on वाई, ओके, for the recovery of damages। ओके, एक्स को जो भी उसके दौरान नुकसान हुआ है उसके लिए वो वाई के पर कोर्ट में केस कर सकता है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो भी कॉमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो लीगली
कुछ भी डैमेजेस होते हैं तो वो कोर्ट पे एक्स, जैसे कि हमने देखा कि एक्स वाई का केस कर सकता है कि उसका जो भी नुकसान हुआ है वो वाई को देना पड़ेगा। ओके, ना आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। यूनिवर्सिटीज में ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो डिफरेंस है दोनों के बीच एक डेफिनेशन। ओके, एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? When one party propose to another party and the other party accept this proposal, then it will be a agreement between both parties. Okay? एक सिंपल वर्ड में भी हमने लिखा है कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू डेफिनेशन। क्लियर? तो एग्रीमेंट की ये डेफिनेशन है। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हम क्या बता सकते हैं कि वो सारे जो एग्रीमेंट, ओके, विच एग्रीमेंट्स आर इनफोर्सिबल बाय लॉ, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट की फर्स्ट कंडीशन क्या बन जाती है कि वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ भी होना चाहिए। ओके, तो एक और डिफरेंस निकल के आता है इनफोर्सिबिलिटी। ओके, इनफोर्सिबिलिटी, इसमें एग्रीमेंट्स में क्या डिफरेंस है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ। जैसे कि हमने देखा कि ये जो सोशल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, वो लॉ पार्टीज को मजबूर नहीं कर देता कि आपको ये एक्ट करना है या एक्ट नहीं करना है। ओके, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट आर इनफोर्सिबल बाय लॉ। क्लियर? जैसे कि हमने कल एग्जांपल दिया था सोशल एग्रीमेंट में कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को अपने घर में एक चाय पीने के लिए इनवाइट करता है। ओके, ए invites to B for a tea. ओके, ए अगर बी को अपने घर में चाय पीने के लिए इनवाइट करता है, अगर बी कोई भी कारण से वो नहीं चाहता, ओके, जब इसने प्रपोजल रखा है तब वो एक्सेप्ट तो कर लेता है, पर कुछ रीजन के कारण वो इसके घर पे नहीं जा पाता, तो ए कोर्ट में उसके ऊपर केस नहीं करेगा कि मुझे जो भी डैमेजेस हुए उसका तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो जो भी सोशल एग्रीमेंट है या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट है तो उसके पर कोई भी इनफोर्सिबिलिटी नहीं होती है। ओके, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर इनफोर्सिबल बाय लॉ। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों का ऑब्जेक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है? फर्स्ट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट जो भी एवरी एग्रीमेंट्स, जो भी एग्रीमेंट्स होते थे उनका कोई भी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। ओके, जैसे कि जो भी सोशल एग्रीमेंट्स हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, तो उनका कोई भी इंटेंशन नहीं होता कि वो दोनों के बीच, दोनों पार्टीज के बीच कोई लीगल रिलेशनशिप हो। ओके, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो उनका दोनों पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप के लिए ही होता है। ओके, ना कंसीडरेशन एग्रीमेंट में कंसीडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ओके, जैसे कि कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी को कुछ
बदले में हमें कुछ मिल रहा है। ओके, तो जो भी एग्रीमेंट्स हो वो सब में कंसिडरेशन हो वो जरूरी नहीं है। ओके, विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट हो सकता है, बट इन अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इंक्लूड कंसिडरेशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें कंसिडरेशन होना ही चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन इट नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना पॉसिबल नहीं। जैसे कि एक्स और वाई के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक्स अपनी कार ले रहा है, उसके बदले में वाई उसको पेमेंट भी कर रहा है, तो इट्स अ बिटवीन अ कंसिडरेशन, इन दोनों के बीच कंसिडरेशन है। ओके, तो इट्स अ डिफरेंस। उनके बाद डैमेजेस। तो एग्रीमेंट्स में अगर किसी पार्टी को डैमेजेस होते हैं तो इट कैन नॉट बी सू ऑन अनदर पार्टी। ओके, अगर एग्रीमेंट्स में मान लो कि सोशल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, तो उसमें अगर किसी एक पार्टी को डैमेजेस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो इट कैन नॉट बी सू ऑन कोर्ट। ओके, वो कोर्ट में सामने वाली पार्टी पर केस नहीं कर सकता। ओके, बट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज, इन अ कॉन्ट्रैक्ट सामने वाली जो पार्टी है उसको कोई भी डैमेजेस होता है तो इट कैन बी अ सू ऑन अ कोर्ट। ओके, सामने वाली पार्टी को अगर कुछ भी डैमेजेस हो रहा है तो वो सामने वाली पार्टी पर केस कर सकते हैं। ओके, नाउ कंपैरिजन, दोनों के बीच अब कंपैरिजन क्या हो सकती है? मस्ट, एक सेंटेंस पूछा भी जाता है एग्जाम्पल, क्या ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर मस्ट बी अ एग्रीमेंट। क्योंकि हमने पहले ही देखा कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ही क्या है कि वो एग्रीमेंट तो है बट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और एक सेंटेंस हमने यहाँ पे देखा कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट्स के बहुत सारे टाइप हैं। ओके, सोशल एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, कमर्शियल एग्रीमेंट भी है, बट ये दोनों है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये सिर्फ क्या है? एग्रीमेंट है। ओके, तो ये कंपैरिजन दोनों में हो सकती है। एग्रीमेंट्स में क्या होगा कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाएगा? ऑल एग्रीमेंट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी अ एग्रीमेंट। ओके, नाउ लास्ट जो टॉपिक है फॉर्मूला। दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हमने पहले लिख दिया है। एग्रीमेंट का फॉर्मूला है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर? ओके, ये जो डिफरेंस है कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया और पूछा भी जाता है। ओके, मोस्ट टाइमली क्वेश्चन। ना एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसमें क्या होना जरूरी है? ओके, एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना जरूरी है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाए? ओके, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट टॉपिक है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें एक पार्टी ने सामने वाली पार्टी को प्रपोजल दिया होना चाहिए और सामने वाली पार्टी ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ओके, अब वो मान लो कि प्रपोजल में भी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, प्रपोजल किसे कहा जाता है? अभी प्रपोजल किसे कहा जाता है? मान लो कि एक्स ये कह दे वाई कि मेरी कार 4 लाख रुपए की। अब ये प्रपोजल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक्स वाई को ये कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरी
बेच दो। ओके, अब ये प्रपोजल है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि प्रपोजल में कुछ वर्ड्स इंक्लूड होने चाहिए। जैसे कि एक्स वाई को प्रपोजल करता है कि मैं अपनी कार 4 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम परचेस करोगे? ओके, इट्स अ ऑफर। ओके, अब ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए कि मेरी कार 4 लाख रुपीस की है, या फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि 4 लाख रुपीस में बेच दूँ। ओके, ये कुछ ऑफर नहीं है। ओके, सामने वाले को कुछ वर्ड्स के दौरान उसको लगना चाहिए कि वो सामने वाला पर्सन हमें ऑफर दे रहा है। ओके, तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, सामने वाला अगर एक्सेप्ट करे तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। नाउ लीगल रिलेशनशिप, दोनों के बीच एक लीगल रिलेशनशिप होने चाहिए। ओके, इन कमर्शियल एग्रीमेंट, एवरी कमर्शियल एग्रीमेंट both parties have a legal relationship. Okay, one party do something for another party and another party can do something for other party. It will be a legal relationship between both parties. Okay, now next lawful consideration. Okay, दोनों के बीच लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ओके, अब लॉफुल कंसिडरेशन किसे कहेंगे? ये कार का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स वाई को कार बेच रहा है और उसके बदले में वो 4 लाख रुपीस दे रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है उसको। ओके, तो ये क्या होगा? दोनों के बीच एक लॉफुल कंसिडरेशन है। मान लो कि एक्स वाई को कार ऑफर तो कर रहा है। ओके, बट उसको क्या बोलता है कि वाई, अगर तुम किसी का मर्डर करोगे, ओके फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी का मर्डर करोगे तो मैं तुम्हें ये कार दे दूंगी। ओके, और वाई अगर एक्सेप्ट कर ले तो दोनों के बीच लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि हमारे लॉ में मर्डर एक क्या है? इलीगल। ओके, तो दोनों के बीच लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। नंबर 2, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। पार्टीज की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? तो बोथ आर पार्टीज एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो कैपेबल होनी चाहिए। किस तरह से कैपेबल होनी चाहिए? कि एज ऑफ मेजॉरिटी। ओके, जो भी पार्टीज के बीच एक्स और वाई में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों की एज मेजॉरिटी में होनी चाहिए। ओके, मतलब कि दोनों माइनर नहीं होने चाहिए। ओके, और साउंड माइंड, साउंड माइंड इसकी वो पागल नहीं होना चाहिए, वो मेंटली स्वस्थ होना चाहिए। ओके, तो ये भी पार्टीज की कैपेसिटी है। उसके बाद नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ, उसको कोई भी, ये जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दोनों पार्टी किसी भी लॉ से डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। ओके, नंबर 5, फ्री कॉन्सेप्ट। एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव फ्री कॉन्सेप्ट। फ्री कॉन्सेप्ट में हम क्या देख सकते हैं? इट मस्ट नॉट बी अ पार्शियल, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ओके, ये सब हमने एग्जांपल दिया। पार्शियल मींस के कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती। ओके, कि एक्स वाई को जबरदस्ती कह रहा है कि नहीं तुम्हें ये कार खरीदनी ही पड़ेगी वरना ये हो जाएगा। ओके, वो उसको धमकी नहीं दे सकता, उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद में फ्रॉड मीन्स के कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी
ओके से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकता। मान लो कि एक्स ने अपनी कार को इस तरह से प्रेजेंट किया है, ओके, मिसरिप्रेजेंट किया है कि मेरी कार बहुत अच्छी है, ओके, इसकी इतनी एवरेज है, इतने ईयर हुए, ओके, वो अगर झूठी इंफॉर्मेशन देता है उसको, तो क्या होगा कि वाई अगर उसकी इंफॉर्मेशन को सही मान कर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जाए तो वो लीगली कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा नहीं, ओके। मिस्टेक कई बार गलती से भी कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। नंबर 6, लॉफुल ऑब्जेक्ट। दोनों के बीच लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो इलीगल नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, ओके। कोई भी पब्लिक को डैमेज हो ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए, ओके। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, इलीगल कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। उनके बाद में सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, कि जो भी काम हो रहा है वो एक चौकस सर्टेन होना चाहिए, ओके। कोई भी ऐसा काम जो इम्पॉसिबल है, दोनों के बीच कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि जो वो काम करना इम्पॉसिबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा नहीं। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। लास्ट जो हमने देखा पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है पॉसिबल होना चाहिए, ओके। तो ये सारे जो भी है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इनके बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा नहीं। ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ओके, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में और सारे जो भी नए वर्ड्स हैं आपके लिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।